रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोर्ट के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, बिल इंट्रोड्यूस कहाँ पे होंगे और पास कैसे होंगे। अगर जॉइंट सिटिंग होती है जहां नेशनल असेंबली भी मौजूद है और सेनेट भी मौजूद है, तो उस इजलास की इदारत चेयरमैन साहब करेंगे या स्पीकर कौमी असम्बली करेंगे। मनी के रिलेटेड जो बिल हैं, मालियाती बिल हैं, वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस होंगे, उनका क्या प्रोसीजर होगा, और कौन से ऐसे बिल हैं जिनके लिए फेडरल गवर्नमेंट की कंसेंट की ज़रूरत होगी, और जो सदर साहब से जब बिलों के लिए मंजूरी लेनी है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। ये सब हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं यावर अमीर, आप देख रहे हैं लॉ इन। आज की वीडियो को हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिकल 67 से, और ये है रूल्स ऑफ प्रोसीजर वगैरह के बारे में। आर्टिकल 67 की क्लॉज 1 कहती है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ए हाउस में मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसेस, इट्स प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस। जो कानून के ताबे रहते हुए, दस्तूर के ताबे रहते हुए कोई भी हाउस है, वो नेशनल असेंबली है या सेनेट है, वो अपने लिए अपने प्रोसीजर के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए वो, या कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए वो रूल्स बना सकते हैं। एंड शैल हैव पावर टू एक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग एनी वैकेंसी इन द मेंबरशिप देयर ऑफ, and any proceeding in the house shall not be invalid on the ground that some person who were not entitled to do so sat, voted or otherwise took part in the proceedings। इसका मतलब ये है कि एक तो ये है कि जो कोई भी हाउस है, वो चाहे अपर हाउस है या लोअर हाउस है, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे रहते हुए अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर बनाने का, उसको रेगुलेट करने का, या अपने कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए रूल्स बनाने का उनको इख्तियार हासिल होगा। और इस बुनियाद पर कोई असर नहीं पड़ेगा कि अगर उसकी कोई मेंबर की कोई सीट खाली है तो उस बुनियाद पर इसके बगैर भी वो उनके पास ये इख्तियार होगा। अगर बेशक कोई सीट उसके मेंबर की खाली भी है तो भी इनके पास इख्तियार होगा कि वो अपनी प्रोसीडिंग को कंटिन्यू कर सकें। अच्छा, और ये भी है कि कोई प्रोसीडिंग इसलिए इस बुनियाद पर वो इनवैलिड नहीं हो सकती कि उसमें कुछ ऐसे लोग बैठे या कुछ ऐसे लोगों ने वोट किया जो ऐसा करने का इख्तियार नहीं रखते थे। इस बुनियाद पर उसकी कोई प्रोसीडिंग इनवैलिड नहीं हो सकती। अच्छा, क्लॉज 2 इसकी कहती है, until rules are made under clause 1 the procedure and conduct of business in a house shall be regulated by the rules of procedure made by the president। जब तक कि क्लॉज 1 के अंडर, आर्टिकल 67 की क्लॉज 1 के अंडर कोई रूल्स ऐसे बना नहीं लिए जाते प्रोसीजर के लिहाज से, तब तक जो प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, इसके लिए उन्हीं रूल्स के तहत इसको रेगुलेट किया जाएगा जो प्रेसिडेंट साहब बनाएंगे। अच्छा, आगे आ जाती है इनके ऊपर क्या पाबंदियां होती हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिस्कशन इन मजलिस शूरा पार्लियामेंट, वो आर्टिकल 68 बताता है, नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन मजलिस शूरा पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ऑफ अ हाई कोर्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज़। अपने फ़राइज़ की सरंजाम देही में किसी सुप्रीम कोर्ट के जज का कैसा कंडक्ट था या किसी हाई कोर्ट के जज का कैसा कंडक्ट था, उस पर कोई बहस नहीं हो सकती मजलिस शूरा में। अच्छा, आगे है, कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ मजलिस शूरा। इसी तरह जो कोर्ट है वो मजलिस शूरा की प्रोसीडिंग पर सवाल नहीं उठा सकती। आर्टिकल 69 है, उसकी क्लॉज 1 है, द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन मजलिस शूरा पार्लियामेंट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी इर्रेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। अगर प्रोसीजर की कोई इर्रेगुलरिटी है तो उस बुनियाद पर इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। जो पार्लियामेंट है उसकी प्रोसीडिंग को किसी भी कोर्ट के अंदर इस बुनियाद पर कहीं भी उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। अच्छा, नो ऑफिसर और मेंबर ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट इन होम पावर्स आर वेस्टेड बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रेगुलेटिंग प्रोसीजर और द कंडक्ट ऑफ बिजनेस और फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर इन मजलिस शूरा शैल बी सब्जेक्ट टू जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट। ये सब कुछ जो बता दिया है वो किसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सरसाइज बाय हिम ऑफ दोज पावर्स। क्या मतलब हुआ कि मजलिस शूरा का कोई मेंबर है, पार्लियामेंट का कोई मेंबर है, उसको कोई इख्तियार है उसकी, और या जो हैं वो रेगुलेटिंग प्रोसीजर है उसके तहत उसको कोर्ट ने उसको पार्लियामेंट ने कुछ पावर दी हुई हैं, तो अपनी इन पावर की एक्सरसाइज के लिए उसको किसी भी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में उसको क्वेश्चन नहीं किया जाता। यहाँ किसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं आती।
अच्छा, इसकी क्लॉज 3 आ गई। इन द आर्टिकल मजलिस शूरा हैज़ द सेम मीनिंग इन द एज इन आर्टिकल 66। यहाँ इस आर्टिकल में, ये जो आर्टिकल 67 है, इस सॉरी आर्टिकल 69 है, इसमें मजलिस शूरा के वही मीनिंग है जो हम आर्टिकल 66 में जो इसके मीनिंग थे। और आर्टिकल 66 में क्या था कि इस आर्टिकल में मजलिस शूरा से मुराद था कि कोई भी हाउस, उनकी जॉइंट सिटिंग या उसकी कोई कमेटी, ठीक है, जिस तरह उसमें ये मुराद था, इसी तरह ये आर्टिकल 69 में भी वो सारे ही मुराद हैं। कोई भी हाउस है या उसकी कोई कमेटी है या वो जॉइंट सिटिंग है, वो सब के सब मजलिस शूरा में ही आएंगे। अच्छा, उसके बाद आ गई लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल, के बिल कहाँ पे इंट्रोड्यूस होने और कैसे पास होने हैं, ये आर्टिकल 70 इस बारे में है। आर्टिकल 70 क्लॉज 1, अ बिल विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट may originate in either house and shall, यानी अगर कोई फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के मुतल्लिक कोई मामला है तो उसको किसी भी लिस्ट में, किसी भी हाउस में हम उसको ओरिजिनेट कर सकते हैं। एंड शेल इफ़ इट इज़ पास्ड बाय द हाउस इन विच इट ओरिजिनेटेड, और जिस हाउस में वो ओरिजिनेट हुआ उसने उसको पास कर दिया। अब क्या होना चाहिए, शेल बी ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस, तो फिर वो दूसरे हाउस में भेज देगा। एंड इफ़ द बिल इज़ पास्ड विदाउट अमेंडमेंट, और उन्होंने उसमें कोई तरमीम नहीं की, बाय द अदर हाउस, दूसरे हाउस ने, ऑल्सो इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेजिडेंट फॉर असेंट, तो फिर वो मंजूरी के लिए सदर साहब के पास भेज दिया जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका कि कोई बिल मिसाल के तौर पर ओरिजिनेट होता है वो नेशनल असम्बली में, नेशनल असम्बली इसको पास करती है तो वो उसको दूसरे हाउस में भेज देगी। दूसरा हाउस कौन सा हो गया, सेनेट। अब सेनेट ने भी उस पर कोई तरमीम नहीं की और उसको पास कर दिया। अब बिना किसी तरमीम के उसको पास कर दिया। अब फिर ये हो जाएगा, ये जो इस बिल को भेज दिया जाएगा सदर साहब के पास कि अब वो इस पर मंजूरी दे दें। क्लॉज 2, अच्छा, इफ़ अ बिल ट्रांसमिटेड टू अ हाउस अंडर क्लॉज 1 इज पास्ड विद अमेंडमेंट्स, अब उन्होंने पास तो किया, एक हाउस ने पास किया, दूसरे के पास गया, दूसरे ने पास तो किया लेकिन उसके अंदर कुछ तरामीम कर दी। इट शैल बी सेंट बैक टू द हाउस इन विच इट ओरिजिनेटेड, तो फिर इसको हम उधर भेज देंगे जिसके पास इसका पहले, जहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ था। If that house passes the bill with those amendments, it shall be presented to the president for assent. अच्छा, जहाँ से ओरिजिनेट हुआ था वापस उनके पास भेज दिया, उन्होंने इसको इन तमाम तरामीम के बावजूद उन्होंने इसको पास कर दिया, उन्होंने इसको कबूल कर लिया, तो अब ये प्रेसिडेंट साहब के पास भेज दिया जाएगा मंजूरी के लिए। इसकी क्लॉज 3 ये कहती है कि अगर किसी बिल, इफ़ अ बिल ट्रांसमिटेड टू अ हाउस अंडर क्लॉज 1 इज रिजेक्टेड और इज नॉट पास्ड विद इन 90 डेज, अब यहाँ क्या ट्रांसमिट किया गया, यानी एक हाउस में ओरिजिनेट हुआ था, उन्होंने उसको दूसरे में भेज दिया क्लॉज 1 के तहत, उन्होंने उसको या तो रिजेक्ट कर दिया या उसको वहाँ पहुँचे हुए 90 दिन हो चुके हैं, उन्होंने उसको पास नहीं किया। और अ बिल सेंट टू अ हाउस अंडर क्लॉज 2 with amendments is not passed by that house with such amendments, या फिर क्लॉज 2 वाली बात आ गई कि उन्होंने भेजा, पहले हाउस में ओरिजिनेट हुआ, उन्होंने दूसरे के पास भेजा, उन्होंने कुछ अमेंडमेंट की, वो अमेंडमेंट करके फिर पीछे आया, पहले वाले हाउस में जहाँ पे वो ओरिजिनेट हुआ था उन्होंने उसको उस अमेंडमेंट के साथ कबूल नहीं किया। अब क्या होगा, द बिल एट द रिक्वेस्ट ऑफ द हाउस इन विच इट ओरिजिनेटेड, तो फिर जिस हाउस में वो ओरिजिनेट हुआ था, शैल बी कंसिडर्ड इन वो रिक्वेस्ट करेंगे और फिर उनकी रिक्वेस्ट पे शैल बी कंसिडर्ड इन अ जॉइंट सिटिंग, एक फिर जॉइंट सिटिंग होगी उसमें उसको कंसिडर किया जाएगा। एंड इफ पास्ड बाय द वोट्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द जॉइंट सेटिंग इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट, तो फिर अब वो जो जॉइंट सिटिंग थी वहाँ पे उसको कंसिडर किया, डिस्कस किया, उसके बाद वो वहाँ पर जितने लोग मौजूद थे उनकी मेजॉरिटी ने अगर वोट कास्ट करके उसको पास कर दिया तो फिर जॉइंट सिटिंग में, तो फिर इसको सदर साहब के पास मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। अच्छा, इसकी क्लॉज 4 कहती है, इन दिस आर्टिकल एंड द सक्सीडिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन Federal legislative list means the federal legislative list in the 4th schedule, कि इस आर्टिकल में ये इसके आगे जो प्रोविजंस आ रही हैं उसमें
जहाँ जहाँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट का, तो इससे मुराद होगा वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट जिसका जिक्र 4th शेड्यूल में है। मीडिएशन कमेटी 71 आर्टिकल है। मीडिएशन कमेटी अमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 18th अमेंडमेंट, तो मसालती जो काउंसिल थी उसको 18वीं तरमीम के तहत ओमिट कर दिया गया है। सेक्शन 24 एज अमेंडेड बाय वेरियस इनेक्टमेंट्स, और बहुत सी तरमीम के साथ सेक्शन 24 में जैसे अमेंडमेंट हुई है। अच्छा, अब आगे आ गया प्रोसीजर एट जॉइंट सिटिंग, जब ये मुश्तरका इजलास होगा जिसमें दोनों हाउसेज होंगे उसकी क्या प्रोसीजर होगा। आर्टिकल 72 क्लॉज 1, द प्रेजिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली एंड द चेयरमैन, ठीक है, दोनों के साथ कंसल्ट करेंगे, स्पीकर साहब के साथ भी और चेयरमैन साहब के साथ भी, मे मेक रूल्स एज टू द प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू द जॉइंट सिटिंग ऑफ एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द टू हाउसेज, कि प्रेसिडेंट साहब सदर जो स्पीकर साहब हैं उनके साथ मशवरा करके और जो चेयरमैन साहब हैं दोनों के साथ मशवरा करके वो कुछ रूल्स बना सकते हैं जिसके तहत वो जॉइंट सिटिंग होगी, वो क्या और वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे ये दोनों हाउसेज, उसके बारे में कुछ प्रोसीजर बना सकते हैं। आगे इसकी क्लॉज 2 आ जाएगी, आर्टिकल 72 क्लॉज 2, एट अ जॉइंट सिटिंग द स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली और इन हिज एब्सेंस such person as may be determined by the rules made under clause 1 shall preside। वो क्या कहता है कि जब जॉइंट सिटिंग होगी तो फिर जो नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं वो इस की सदारत करेंगे। अगर वो मौजूद नहीं हैं तो क्लॉज 1 के तहत जिसको बनाया जाएगा, क्लॉज 1 के तहत जिसको डिटरमिन किया जाएगा वो इस इजलास की सदारत करेंगे। क्लॉज 3 इसकी कहती है द रूल्स मेड अंडर क्लॉज 1 शैल बी लेड बिफोर अ जॉइंट सिटिंग। क्लॉज 1 क्या थी कि सदर साहब दोनों से मशवरा करके वो बना सकते हैं रूल्स। अब उसके कहता है उस क्लॉज 1 के तहत जो हमने रूल्स बनाया शैल बी लेड बिफोर अ जॉइंट सिटिंग, वो एक मुश्तरका इजलास के सामने रखे जाएंगे, एंड मे बी एडेड टू वेरीड अमेंडेड एंड रिप्लेस्ड एट अ जॉइंट सिटिंग, और वो उसके ऊपर उनमें कुछ इजाफा किया जा सकता है, उनको तब्दील किया जा सकता है, कुछ तरमीम किया जा सकता है या उनको किसी जगह रिप्लेस किया जा सकता है फिर जॉइंट सिटिंग के अंदर। अच्छा, आगे है क्लॉज 4, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल डिसीजंस एट अ जॉइंट सिटिंग शैल बी टेकन बाय द वोट्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। कानून के ताबे रहते हुए, दस्तूर के ताबे रहते हुए तमाम जो फैसला जात हैं वो जॉइंट सिटिंग में जो वहाँ मौजूद लोग होंगे उनकी मेजॉरिटी की वोट पर उसका फैसला किया जाएगा। अच्छा, अब है प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल्स, जो मालियाती बिल होंगे उनका क्या प्रोसीजर होगा। आर्टिकल 73 है इस बारे में, उसकी क्लॉज 1 है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन आर्टिकल 70 अ मनी बिल शैल ओरिजिनेट इन द नेशनल असेंबली, के आर्टिकल 70 में जो कुछ भी है उसके बावजूद जो मालियाती बिल होगा वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली में उसको ओरिजिनेट किया जा सकता है, वहाँ से उसको स्टार्ट किया जाएगा, ओरिजिनेट किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट साइमल्टेनियसली व्हेन अ मनी बिल इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल बिल कंटेनिंग द एनुअल बजट स्टेटमेंट is presented in the National Assembly, a copy thereof shall be transmitted to the Senate, which may within 14 days make recommendations thereon to the National Assembly। कि कोई भी जो हाँ ये ज़रूर है बात कि जो मालियाती बिल होंगे, जो मनी बिल होंगे, इनको इसमें ये भी शामिल होगा कि कोई वो फाइनेंशियल बिल है और वो जो एनुअल बजट है उसको नेशनल असेंबली में जो पेश किया जाएगा उसकी एक कॉपी वो उधर भी दी, सेनेट में भी पेश की जाएगी और 14 दिन के अंदर अंदर वो उस पर अपनी रिकमेंडेशन देंगे नेशनल असेंबली को। अच्छा, 1A क्लॉज इसकी है, आर्टिकल 73 उसकी क्लॉज 1A, द नेशनल असेंबली शैल कंसिडर द रिकमेंडेशन ऑफ द सेनेट। अब उन्होंने यानी नेशनल असेंबली में वो बिल पेश होना था और उधर उन्होंने सेनेट में भी उसकी कॉपी भेजी है, उन्होंने 14 दिन के अंदर अपनी रिकमेंडेशंस भेजी हैं। अब ये क्या है कि जो नेशनल असेंबली है उसने सेनेट की जो रिकमेंडेशंस थी उन पर गौर करना है। एंड आफ्टर द बिल हैज़ बीन पास्ड बाय द असेंबली विद और विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द सेनेट it shall be presented to the president for assent
अब उन्होंने जो अपनी अपनी रिकमेंडेशंस भेजी हैं उनको कंसिडर करना है, फिर चाहे तो उनको इनकॉर्पोरेट करें या चाहे इसको ना इनकॉर्पोरेट करें, तो फिर वो इसको भेज देंगे सदर साहब के पास मंजूरी के लिए जब इसको पास कर लिया जाता है। आगे इसकी क्लॉज 2, फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर अ बिल और अमेंडमेंट शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स प्रोविजंस डीलिंग विद ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स नेमली। कहता है कि जो इस चैप्टर में इस चैप्टर के पर्पज के लिए कोई भी बिल जो है, कोई भी अमेंडमेंट है या कोई भी बिल है, उसको हम मनी बिल समझेंगे अगर उसमें जो आगे बताई गई हैं इनमें से कोई प्रोविज़न, उसमें कोई एक या ये सारी उसमें अगर शामिल होती हैं तो फिर उस बिल को हम मनी बिल कहेंगे। वो कौन कौन सी है? पैराग्राफ ए, द इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रिमिशन, अल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। अगर कोई टैक्स इंपोज किया जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है, उसकी रिमिशन की जाइए, उसको तब्दील किया जा रहा है या उसको रेगुलेट किया जा रहा है, तो वो मनी बिल होगा। द बोरविंग ऑफ मनी और द गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द फेडरल गवर्नमेंट और द अमेंडमेंट ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू द फाइनल ऑब्लिगेशन ऑफ दैट गवर्नमेंट। कि अगर कोई रकम उधार लेनी है, किसी को कोई गारंटी देनी है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, और या इसमें फाइनेंशियल जो गवर्नमेंट के फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं उनके मुताबिक उनमें अगर कुछ रद्द-बदल करना है, कुछ अमेंडमेंट करनी है लॉ में, तो फिर उसको भी मनी बिल तस्वुर किया जाएगा। द कस्टडी ऑफ फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, द पेमेंट ऑफ मनी इनटू और द इश्यू ऑफ मनी फ्रॉम दैट फंड। अगर इसकी जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है, इसकी कस्टडी, इसमें रकम जमा करवाना, इससे रकम इशू करवाना, इस सारे के मुताल्लिक है तो भी उसको मनी बिल तस्वुर किया जाएगा। द इम्पोजिशन ऑफ अ चार्ज अपॉन द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, अगर इसके ऊपर कोई चार्ज लगाया जा रहा है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर, तो इसको भी मनी बिल तस्वुर किया। और द एबॉलिशन और अल्ट्रेशन ऑफ एनी सच चार्ज, जैसे किसी चार्ज को ख़त्म किया जा रहा है या उसको तब्दील किया जा रहा है तो भी वो मनी बिल होगा। द रिसीट ऑफ मनीज on account of the public account of the federation, the custody or issue of such monies, कि जो पब्लिक अकाउंट है फेडरेशन का, उसके मुतालिक अगर कोई मनी वसूल करनी है, उसको कस्टडी में लेना है या इशू करना है, तो ये भी सारे मनी बिल के मुतालिक होंगे। द ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है, ऑडिट अगर करना है विफाकी हुकूमत का या सूबाई हुकूमत का, ये भी सारे मनी बिल के मुतालिक होंगे। एनी मैटर इंसिडेंटल और एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड इन द प्रीसीडिंग पैराग्राफ्स, कोई भी जो मैटर हो, जो ये सारी प्रोविजंस बताई हैं इनके मुताल्लिक हो या इनसे किसी तरह से मिलता हो, वो भी इसी में शामिल होगा। अब आगे आ जाती है इसकी क्लॉज 3, अ बिल शैल नॉट बी डीम्ड टू बी मनी बिल बाय रीज़न ओनली दैट इट प्रोवाइड्स, ठीक है, सिर्फ इन बुनियादों पर, कि यहाँ जो आगे वो रीजंस बता रहा है कि अगर सिर्फ और सिर्फ इन बुनियादों पर किसी बिल को नहीं समझा जाएगा कि वो मनी बिल है। फॉर द इम्पोजिशन और अल्टरेशन ऑफ एनी फाइन और अदर पिक्यूनरी पेनल्टी और फॉर द डिमांड और पेमेंट ऑफ अ लाइसेंस फी और अ फी और चार्ज फॉर एनी सर्विस रेंडर्ड, ठीक है, कोई किसी पर कोई जुर्माना आयद किया जा रहा है या कोई मालियाती सज़ा है या किसी लाइसेंस की कोई फ़ी है या किसी सर्विस के बदले कोई चार्जेस हैं, तो इसको हम मनी बिल नहीं कहेंगे। फॉर द इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रिमिशन, अल्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स बाय एनी लोकल अथॉरिटी और बॉडी फॉर लोकल पर्पजेज, अगर कोई लोकल अथॉरिटी है जो लोकल पर्पजेज के लिए है, वो अगर किसी किस्म के टैक्स में कोई रद्द-बदल करते हैं, उसको कम करते हैं, लगाते हैं, बढ़ाते हैं, तब्दील करते हैं या रेगुलेट करते हैं, तो वो मनी बिल के अंडर नहीं फॉल करेगा। आगे आ जाती है क्लॉज 4, इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट, अब ये सवाल पैदा हो गया कि ये बिल मनी बिल है या नहीं, द डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली देयर ऑन शैल बी फाइनल। तो इस सूरत हाल में जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनका फैसला आखिरी कतई तस्वुर किया जाएगा। इसकी क्लॉज 5 आ गई, आर्टिकल 73 क्लॉज 5,
एवरी मनी बिल प्रेजेंटेड टू द प्रेजिडेंट फॉर असेंट शेल बियर अ सर्टिफिकेट अंडर द हैंड ऑफ द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली। ठीक है, नेशनल असेंबली साहब का एक उसके साथ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए दैट इट इज़ अ मनी बिल, कि ये एक मालियाती बिल है। यानी अगर मनी बिल भेजा जाएगा तो स्पीकर साहब साथ में एक सर्टिफिकेट भी भेजेंगे कि ये एक मनी बिल है। एंड सच सर्टिफिकेट शेल बी कंक्लूसिव फॉर ऑल पर्पजेज एंड शेल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। और फिर जो इस तरह का जो सर्टिफिकेट होगा इसको कंक्लूसिव माना जाएगा और इसके बारे में फिर किसी भी तरह का सवाल नहीं उठाया जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट कंसेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल मेजर्स, अगर कोई माली मामलात हैं तो उनमें फिर जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी जो कंसेंट है वो रिक्वायर्ड होगी। आर्टिकल 74 है अ मनी बिल और अ बिल और अमेंडमेंट विच इज़ इनेक्टेड एंड ब्रॉट इनटू ऑपरेशन वुड इन्वॉल्व, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। वो कहता है बिल है चाहे अमेंडमेंट है, अगर उसको इनेक्ट किया जाए तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, अगर उसको ऑपरेशन में लाया जाए तो उसमें क्या चीज़ें शामिल होंगी। एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड और विदड्रॉन फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट ऑफ द फेडरेशन और अफेक्ट द कॉइनेज ऑफ द करेंसी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, वो किसको, या तो फेडरल कंसोलिडेटेड जो फंड है उस पर किसी तरह से असरअंदाज हो रहा है, या पब्लिक अकाउंट ऑफ द फेडरेशन है उस पर वो असर डाल रहा है, या फिर जो रकम है जो करेंसी है उसके तैयारी से मुतल्लिक है, उसकी कॉइनेज से मुतल्लिक है। और द कॉन्स्टिट्यूशन और फंक्शन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शेल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड, या उसका ताल्लुक है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसके फंक्शन से ताल्लुक है, उसको नहीं इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और मूव्ड इन मजलिस शूरा, उसको मजलिस शूरा में नहीं पेश किया जा सकता एक्सेप्ट बाय और विद द कंसेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, ता वक्त के बजूज़ इसके कि उसकी जो रजामंदी है वो फेडरल गवर्नमेंट ने दी है। यानी जो बिल हैं, जो मालियाती बिल हैं जिनका ताल्लुक है पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन से या फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, इसको मजलिस शूरा में पार्लियामेंट में तभी पेश किया जाता है जब इसके साथ फेडरल गवर्नमेंट की कंसेंट शामिल हो। अब आगे आ जाता है कि प्रेसिडेंट साहब से किस तरह से मंजूरी लेनी है। प्रेसिडेंट्स असेंट टू बिल्स, आर्टिकल 75 उसकी क्लॉज 1, व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट द प्रेसिडेंट शेल विद इन 10 days, जब कोई बिल उनको भेज दिया जाता है प्रेसिडेंट साहब को तो 10 दिन के अंदर अंदर वो क्या करेंगे, असेंट टू बिल, वो बिल को उसकी मंजूरी दे देंगे। इन द केस ऑफ अ बिल अदर देन द मनी बिल रिटर्न द बिल टू द मजलिस शूरा with a message requesting that the bill or any specified provision thereof be considered and that any amendment specified in the message be considered। अगर तो वो मालियाती बिल के अलावा, इसका पैराग्राफ बी है, अगर मालियाती बिल के अलावा कोई और बिल है तो फिर वो उसको पार्लियामेंट में भेज देंगे, साथ उसके एक वो मैसेज भी दे देंगे कि कुछ इसमें ये रिक्वेस्ट की गई है कि ये प्रोविजंस जो हैं इनमें आप किसी किस्म की जो अमेंडमेंट्स हैं उनको आप कंसिडर कर लें, उस मैसेज में वो बताया जाएगा। यानी एक तो ये था कि वो मंजूरी दे देंगे, दूसरा ये है कि वो कुछ अगर मनी बिल के अलावा कोई और बिल है तो उसके साथ वो ये भी भेज देंगे कि आप इसको कुछ जो अमेंडमेंट्स हैं वो मैसेज के ज़रिए उन तक पहुंचा देंगे। अच्छा, अब आगे इसकी क्लॉज 2, वो ये कहती है कि व्हेन द प्रेसिडेंट हैज़ रिटर्न अ बिल टू द मजलिस शूरा इट शैल बी कंसिडर्ड बाय द मजलिस शूरा इन जॉइंट सिटिंग। तो अगर वो प्रेसिडेंट साहब ने वो बिल भेजा है वापस, तो जो मजलिस शूरा है वो एक जॉइंट सिटिंग के अंदर उस बिल को कंसिडर करेगी। इफ़ इट इज़ अगेन पास्ड, अगर वो फिर पास हो जाता है विद और विदाउट अमेंडमेंट, चाहे तो अमेंडमेंट के साथ चाहे बगैर अमेंडमेंट के, बाय द मजलिस शूरा बाय द वोट्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर बोथ हाउसेस प्रेजेंट एंड वोटिंग, मेजॉरिटी के जरिए जितने भी लोग वहाँ दोनों हाउसेस के मौजूद थे। It shall be deemed for the purposes of constitution to have been passed by both houses and shall be presented to the president। अब ये तस्वुर किया जाता है कि वो उनकी तरफ से पास हो गया है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो फिर वो प्रेसिडेंट साहब के सामने पेश कर दिया जाएगा। एंड द प्रेसिडेंट शैल गिव हिज कंसेंट विद इन 10 days, शैल गिव हिज कंसेंट, तो वो अपनी उसको रजामंदी देंगे 10 दिन के अंदर। फेलिंग विच सच असेंट शैल बी डीम टू हैव बीन गिवन, और अगर वो 10 दिन के अंदर अंदर वो अपनी रजामंदी उसको नहीं देते तो यही तस्वुर किया जाएगा कि उन्होंने रजामंदी दे दी है। अच्छा, इसकी क्लॉज 3 आ गई, व्हेन द प्रेसिडेंट हैज़ असेंटेड
और इट्स डीम्ड टू हैव असेंटेड टू अ बिल, अगर प्रेसिडेंट साहब ने अपनी रजामंदी दे दी या उस तरीक़ेकार से गुजर चुका है कि अब यही समझा जा रहा है कि उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी है, इट शैल बिकम लॉ, तो ये लॉ बन जाएगा, एंड बी कॉल्ड एन एक्ट ऑफ मजलिस शूरा, और इसको मजलिस शूरा का एक्ट कहा जाएगा। आगे आती है इसकी क्लॉज 4, नो एक्ट ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट एंड नो प्रोविजन इन सच एक्ट शैल बी इनवैलिड। वो कहता है कि मजलिस शूरा का कोई एक्ट या इसकी कोई प्रोविजन सिर्फ इस वजह से इनवैलिड नहीं हो सकती, ओनली दैट, सिर्फ इस वजह से सम रिकमेंडेशंस, प्रीवियस सेंक्शंस और कंसेंट रिक्वायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, के कुछ सिफारिशात या कुछ गुज़िश्ता जो थी कबल इसके कुछ सेंक्शंस थी या कोई कंसेंट थी वो रिक्वायर थी कानून के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक, वॉज नॉट गिवन, वो नहीं दी गई, इफ़ इट एक्ट वॉज असेंटेड टू इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन अगर उस जो एक्ट था उसको कॉन्स्टिट्यूशन में जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक अगर उसको मंजूर करवा लिया गया, तो अगर उससे पहले कोई किसी किस्म की कोई सिफारिश की ज़रूरत थी कानून के दस्तूर के मुताबिक ही, तो फिर सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर उस मजलिस शूरा के किसी एक्ट को या उसकी किसी प्रोविज़न को इनवैलिड नहीं कहा जा सकता। अच्छा, आगे बिल नॉट टू लैप्स ऑन प्रोरोगेशन, कि अगर कोई इजलास बर्खास्त होता है तो इस बुनियाद पर जो बिल है वो लैप्स नहीं होगा, वो साकित नहीं होगा। आर्टिकल 76 उसकी क्लॉज 1, A bill pending in either house shall not lapse by reason of the prorogation of the house, सिर्फ इजलास के बर्खास्त होने से किसी भी हाउस में जो पेंडिंग बिल है वो साकित नहीं हो जाएगा। क्लॉज 2 है, A bill pending in the Senate, सेनेट के अंदर बिल पेंडिंग था, which has not been passed by the National Assembly, उसको नेशनल असेंबली ने नहीं पास किया था, shall not lapse on the dissolution of national assembly, तो फिर अगर नेशनल असेंबली साकित डिसॉल्व हो जाती है, तहलील हो जाती है, तो फिर वो बिल जो है वो साकित नहीं होगा कि वो सेनेट में पेंडिंग था लेकिन नेशनल असेंबली ने उसकी मंजूरी नहीं दी हुई थी, तो फिर नेशनल असेंबली के डिसॉल्व होने से वो साकित नहीं होगा। क्लॉज 3 इसकी कहती है, अ बिल पेंडिंग इन द नेशनल असेंबली, जिसको नेशनल असेंबली में ही पेंडिंग है, और अ बिल विच हैविंग बीन पास्ड बाय द नेशनल असेंबली पेंडिंग इन द सेनेट, नेशनल असेंबली ने उसको पास किया था और अब वो सेनेट में पेंडिंग है, शैल लैप्स ऑन द डेजोल्यूशन ऑफ द नेशनल असेंबली, अब अगर नेशनल असेंबली तहलील होती है तो ये बिल भी साकित हो जाएगा कि ये बिल था जो नेशनल असेंबली में पेंडिंग था और इस बिल को जो है नेशनल असेंबली ने पास किया था और सेंडिंग में जो सेनेट था उसमें पेंडिंग था, अब नेशनल असेंबली के डिसॉल्व होने से ये बिल भी साकित हो जाएगा। और आगे है ये आर्टिकल के जो टैक्स है, टैक्स टू बी लेविड बाय लॉ ओनली, सिर्फ और सिर्फ लॉ के तहत जो है टैक्स लगाया जा सकता है। आर्टिकल 77, नो टैक्स शैल बी लेविड फॉर द पर्पसेस ऑफ द फेडरेशन, फेडरेशन के लिए कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता एक्सेप्ट बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ एक्ट ऑफ मजलिस शूरा, सिवाय ये कि वो मजलिस शूरा के किसी एक्ट के अंडर या उसकी अथॉरिटी के तहत लगाया जाए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में हम जो फाइनेंशियल प्रोसीजर है उसको कवर करेंगे।